Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sriganganagar. We are studying CRPC 1973, and now next question is discuss the right and of the accused under the Code of Criminal Procedure 1973. तो जो अक्यूज होता है, आरोपी होता है, जिसके अगेंस्ट कुछ आरोप लगे होते हैं कोर्ट में, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं उनको हमने यहाँ पे स्टडी करना है. As a citizen or non-citizen of India, you should know all these right कि आपको पुलिस के अगेंस्ट क्या क्या राइट मिलते हैं, जब किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको क्या क्या राइट मिलते हैं, और साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके अरेस्टिंग से रिलेटेड क्या क्या राइट हैं वो भी यहाँ पे आप डिस्कस कर लोगे. बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई थिंक आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा भी, यहाँ पे आपको और क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी. तो अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, राइट ऑफ द अक्यूज्ड और द पर्सन टू बी अरेस्टेड हैव बीन मेंशन्ड नेमली. तो CRPC 1973 के अंडर एक आरोपी व्यक्ति के क्या राइट होते हैं, या फिर उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जाना है उसके क्या क्या राइट्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है. दैट इज अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिएगा. राइट टू नो द रीजन फॉर द अरेस्ट. द अक्यूज हैज़ अ राइट टू नो द रीजन ऑफ द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट. तो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है या जिसको अरेस्ट किया जाना है, सच पर्सन हैज़ अ राइट टू नो द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट. उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है इसका उसको पता होना चाहिए, उसको इसका रीजन बताया जाना चाहिए. Whenever any person is arrested by the police officer, he shall forthwith inform the accused of the reason for such arrest. Section 50 of the CRPC आपको बताता है कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करता है तो उसको रीज़न बताता है कि क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसने क्या जुर्म किया है. दिस राइट ऑफ accused will continue even after he is released on bail. और ये जो उसको राइट है, जब तक उसकी बेल हो जाती है या होने से पहले हो जाने के बाद भी उसको ये राइट हमेशा रहता है. स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वासी शोभाराम AR 1996 के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला. सेकंड है, तो फर्स्ट राइट आपने देखा कि उसको वो रीज़न बताया जाएगा कि क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है. राइट टू सी एन एडवोकेट. उसको अपने एडवोकेट से मिलने की आज़ादी होनी चाहिए. द अरेस्टेड अक्यूज्ड shall have the right to meet and consult an advocate of his choice during the interrogation. सेक्शन 41D CRPC का बताता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके पास ये भी राइट है कि वो अपनी मर्जी का कोई भी वकील जो है उसको चूज कर सकता है, उससे मिल सकता है, उससे कंसल्ट कर सकता है जब उसके साथ इंटेरोगेशन की जा रही है पुलिस ऑफिसर के थ्रू. द राइट टू गिव द नोटिस ऑफ अरेस्ट टू द नॉमिनी. राइट ऑफ अरेस्ट करने का जो नोटिस है उसको तो मिलना है, उसके जो नॉमिनी है, उसके फ्रेंड, उसके रिलेटिव जो नॉमिनी है उसको भी पुलिस ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि आपके इस पर्सन को अरेस्ट किया गया है. सेक्शन 50A के अंडर बताया गया. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ राइट टू बेल. अब जब उसको अरेस्ट किया गया है तो उसको रीज़न तो बताना ही पड़ेगा क्यों उसको अरेस्ट किया गया है. उसको ये भी बताना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को कि आप इस ऑफेंस में बेल ले सकते हैं. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैज़ अ राइट टू टेक अ बेल इन सच ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय यू. इफ एनी पर्सन इज अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस. अगर कोई पर्सन अरेस्ट किया गया है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर मेकिंग सच अरेस्ट टू गिव नोटिस टू द पर्सन अरेस्टेड टू इफेक्ट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल. अगर किसी पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस के उसको अरेस्ट किया गया है तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो उसको बताए कि आप इस ऑफेंस के अंडर बेल लेने के हकदार हैं या नहीं है. ये इन्फॉर्मेशन भी देना जो है जरूरी है सेक्शन 50 ऑफ द CRPC के अंडर. राइट टू अपेयर बिफोर द मजिस्ट्रेट. जैसे उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसको 24 आवर में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी होता है. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी आपने पढ़ा. दिस पीरियड ऑफ 24 आवर शैल नॉट इंक्लूड द टाइम टेकन फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट. इसमें वो वाला टाइम इंक्लूड नहीं होता है जिसमें उसको मजिस्ट्रेट पे पहुंचाने तक का जो टाइम होता है वो इंक्लूड नहीं होता है. तो 24 आवर्स के अंडर उसको जो है
नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। अब मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि पुलिस को यहाँ पे उस पर्सन का रिमांड देना है या फिर वो अक्यूज जो है यहाँ पे बेल का हकदार होगा। स्टेट ऑफ हैदराबाद वसी कंकड़ AIR 1954 हैदराबाद हाईकोर्ट ने ये बोला। राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, द अरेस्टेड पर्सन हैज अ राइट टू अंडरगो हिज मेडिकल एग्जामिनेशन। सेक्शन 54 आपको क्लियर बताता है कि अरेस्टेड पर्सन को ये राइट होगा कि वो अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए। इसका पर्पस क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू फाउंड आउट वेदर ही हैज बीन सब्जेक्ट टू द पुलिस टॉर्चर ड्यूरिंग द पुलिस कस्टडी। तो ये इसलिए कराना जरूरी है ताकि पुलिस कस्टडी के साथ में, जब वो पुलिस कस्टडी में था, अगर उसको बेल नहीं हुई तो वो पुलिस कस्टडी में जाएगा जब उसको 24 आवर के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन इसलिए कराया जाता है ताकि मजिस्ट्रेट ये कंफर्म हो सके कि पुलिस कस्टडी के दौरान उसको कोई टॉर्चर तो वहाँ पे नहीं किया गया है। शीला बारस वसी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में ये बोला गया। तो राइट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन भी उसको मिलता है। राइट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, तो उस अरेस्टेड पर्सन को अपनी हेल्थ और सेफ्टी का भी राइट है। ड्यूरिंग द कस्टडी द अक्यूज हैज अ राइट टू हिज ओन सेफ्टी एंड हेल्थ, उसको अपनी हेल्थ का और अपनी सेफ्टी का पूरा राइट है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर इन द कस्टडी टू लुक आफ्टर द हेल्थ एंड द सेफ्टी ऑफ द अक्यूज। सेक्शन 55 ये ड्यूटी है उस पुलिस ऑफिसर की कि वो ये उसकी देखभाल करे और उसकी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान वहाँ पे रखे। राइट टू फ्री लीगल एड, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्लियरली सेक्शन 21 आर्टिकल के अंडर ये बता रखा है कि हर एक पर्सन को जिसके पास कोई लिवलीहुड का सोर्स नहीं है और वो किसी क्रिमिनल केस में फंस गया है तो उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होगी क्योंकि अभी तक वो एक आरोपित है, अक्यूज है, वो क्रिमिनल नहीं है, उसको उसकी कन्विक्शन नहीं हुई है। और उसके पास मीन्स ऑफ सोर्स नहीं है, तो ये ड्यूटी रहेगी गवर्नमेंट की कि वो उसका सारा खर्चा उठाए। उसके लिए एक एडवोकेट भी गवर्नमेंट के खर्चे पर प्रोवाइड किया जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री लीगल एड बोलते हैं। इफ द अक्यूज इज पुअर एंड डज नॉट हैव अ मीन्स टू अपॉइंट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस डिफेंस, he is entitled to the service of an advocate at the cost of the state। स्टेट गवर्नमेंट की कॉस्ट पे उसको एडवोकेट मिलेगा और वो स्टेट गवर्नमेंट उसका सारा खर्चा करेगी। इसी को हम बोलते हैं फ्री लीगल एड। सेक्शन 304 में भी बताया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में भी इसको क्लियरली मेंशन किया गया है। इट इज़ अ राइट ऑफ द अक्यूज टू गेट फ्री लीगल एड, नॉट द मर्सी ऑफ द स्टेट। ये उसका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में बता रखा है ना, दैट इज योर फंडामेंटल राइट। ये कोर्ट की दया, स्टेट की दया पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज द राइट ऑफ द अक्यूज। MH हॉस्कोट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में ये बोला गया। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट द हैंडकफ्स। अब हथकड़ी लगाने के अगेंस्ट उसके अधिकार है। हैंडकफ कैन ओनली बी यूज्ड इन द क्रिमिनल सर्कमस्टांसेस, द अक्यूज हैज अ राइट टू अपोज द यूज ऑफ अननेसेसरी हैंडकफ। तो हैंडकफ, हथकड़ी उसको तभी लगाई जाएगी जब सर्कमस्टांसेस ऐसे है उसके भागने का डर है। अक्यूज जो है उसको जो हथकड़ी लगाई है उसको अपोज कर सकता है और कोर्ट के ऑर्डर वहां पे उसके रिगार्डिंग ले सकता है। इन दिस मैटर द सोमन विश्वास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल AIR 2013, it was held by the Kolkata High Court that the handcuffing and keeping the accused under the medical condition is a violation of the Article 21 of the Constitution। Article 21 की violation होगी अगर किसी पर्सन को unnecessarily जो है हैंडकफ करके रखा जाता है। तो ड्यूरिंग द मेडिकल कंडीशन, उसका मेडिकल चेकअप हो रहा है, उसको हाथ से बांधा हुआ है, ये इनह्यूमन होगा, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 मानी जाएगी। तो हैंडकफ के अगेंस्ट भी उसको ये राइट मिला हुआ है। राइट टू द कंपनसेशन, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया सिर्फ हरास करने के लिए, उसको परेशान किया गया, कोई उस पर ऐसा केस बनता नहीं था, तो उसको कंपनसेट कर क्षतिपूर्ति का भी राइट यहाँ पे बनता है। सेक्शन 357 ऑफ द CRPC। राइट टू बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है यहाँ पे। The accused has a right to be heard on the question of punishment. During this, he can specify the circumstances on the basis of which he want to be released on reduction of punishment, probation or remission। तो अगर कोई पर्सन जो है उसको सजा हो गई है तो सजा उसको अगर ज़्यादा है तो इस पे वो कोर्ट पे क्वेश्चन रेज कर सकता है। इसके अलावा वो सारे सर्कमस्टांसेस बता सकता है ताकि उसमें जो है उसकी पनिशमेंट की रिडक्शन की जाए, उसको प्रोबेशन पे छोड़ा जाए या रिमिशन की जाए। ये सारी चीज़ों को लेने का राइट जो है उसके पास होता है। इन
सिंपल वर्ड में बोलूं तो उस एक्यूज पर्सन को ये राइट है, जब उसको पनिशमेंट दी जा रही है तो वो कोर्ट से क्वेश्चन कर सकता है कि उसको सजा जो है ज़्यादा दी गई है, इसको कम किया जाए, तो वो रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट के लिए क्वेश्चन वहाँ पे रेज कर सकता है। प्रोबेशन के लिए भी बोल सकता है, रेमिशन के लिए भी बोल सकता है। कुछ प्रिंसिपल जो है, जो कि राइट एक्यूज पर्सन को जो राइट मिलते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत है जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। सिद्धांत क्या है? प्रेजेंस ऑफ इनोसेंस। मैंने आपको पहले ही बताया क्यों उसको ये राइट दिए जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है, प्रिंसिपल ये है कि जब तक उस पर आरोप साबित नहीं हो जाते हैं, जब तक उस कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं कर देती है, तब तक वो सिर्फ एक आरोपी है जिस पे आरोप लगे हैं, वो जो है वहाँ पे क्रिमिनल नहीं है। तो आप उसको कैसे जो है वहाँ पे कोई राइट ना दें। तो राइट देने का पर्पस क्या है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंस जो है यूज किया जाता है इसके लिए। इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस दैट अनटिल अ पर्सन हैज बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी, जब तक उसका दोष साबित ना हो जाए, ही मस्ट बी प्रेज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, तब तक उसको निर्दोष ही माना जाए। इसीलिए जो है उसको ये राइट दिए गए हैं। इसके पीछे यही सिद्धांत काम करता है। डबल हजार्ड प्रोटेक्शन प्रिंसिपल, एक पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, इसलिए ये प्रिंसिपल यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। नो पर्सन कैन बी पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डबल थ्रेड प्रोटेक्शन। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में आप पढ़ चुके हैं। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस, एक पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, इसलिए जरूरी है कि उसको ये राइट दिए जाए। राइट अगेंस्ट द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में आप ये पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया है कि वहाँ पे साफ लिखा कि ऐसे लॉ जो कि अब इन्फोर्स नहीं है, उनके बेसिस पे किसी को पनिश नहीं किया जा सकता है। जो लॉ इन द टाइम बीइंग फोर्स में है, उन्हीं के बेसिस पे किसी को पनिश किया जा सकता है। इन्हीं को हम रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर एन एक्ट विच एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन, किसी भी पर्सन को उस एक्ट के लिए सजा नहीं दे सकती जब वो ऑफेंस हुआ, वो काम हुआ, वो एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं था किसी लॉ के अंडर, तो उस सिचुएशन में उसको सजा नहीं दी जा सकती है। दिल्ली वाला रेप जो है, वो लड़का जो है, वो इसका सबसे छोटा जो लड़का था, उसके लिए ये सिचुएशन बिल्कुल सूटेबल है। तो जो लॉ एक्टिव है, जो लॉ इस टाइमिंग फोर्स में इन्फोर्स्ड है, उन्हीं के बेसिस पे सजा दी जा सकती है। जो लॉ इन्फोर्स नहीं है, उस लॉ के बेसिस पे सजा नहीं दी जा सकती है। राइट नॉट टू बी गिवन एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ये भी आपने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में पढ़ा है, और ये भी प्रिंसिपल काम करता है कि एक पर्सन को अपने ही अगेंस्ट जो है विटनेस देने के लिए, एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसको सेल्फ इनक्रिमिनेशन भी बोलते हैं। नो पर्सन एक्यूज शैल बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल, ये भी आपके आर्टिकल 21 का पार्ट है। हर एक एक्यूज को ये राइट है कि उसका जो ट्रायल है वो स्पीडी और फेयर तरीके से चले, जल्दी हो और फेयर हो, पक्षपात वहाँ पे कोई ना हो। एवरी एक्यूज हैज़ अ राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल, और ये भी आर्टिकल 21 में आपका एक राइट है। इन दिस मैटर द रतिराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AI 2012 SC, इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट फेयर ट्रायल इज द हार्ट ऑफ द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए फेयर ट्रायल होना बहुत जरूरी है। इन द मैटर ऑफ कमीशन ऑफ पुलिस दिल्ली वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट AI 1997 सुप्रीम कोर्ट, the Supreme Court held speedy and fair trial is an important requirement of the administration justice। कानूनी प्रक्रिया के लिए, कानूनी प्रशासन के लिए फेयर ट्रायल और स्पीडी ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप पे केस चला है और वो जो है पिछले अगले 20-25 सालों तक चला जाता है, तो ना तो विक्टिम को वहाँ पे इंसाफ मिलेगा और उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो ट्रायल जो है जल्दी होना चाहिए। राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट, हर एक एक्यूज पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को राइट है कि उसके साथ ह्यूमनली ट्रीट किया जाए, किसी तरीके की हरासमेंट उसके साथ नहीं की जाए। ही शुड नॉट बी द टॉर्चर्ड एंड टॉर्चर्ड, बी टॉर्चर्ड एंड टॉर्चर्ड, उसके साथ किसी तरीके का टॉर्चर वहाँ पे ना किया जाए। तो ये जो है चीज़ें जो है आपने यहाँ पे देखी कि एक एक्यूज पर्सन जो कि टू बी अरेस्टेड है या फिर जो ऑलरेडी अरेस्टेड है, उसको क्या क्या राइट है, ये आपने यहाँ पे पढ़े। थैंक यू सो मच।